क्या आप भी इस कश्मकश में हैं कि आपको मिडल ईस्ट मूव करना चाहिए या फिर आपको कनाडा मूव करना चाहिए? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिडल ईस्ट जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसी तरह कनाडा जाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ये फ़ायदे और नुकसानात हैं क्या? इसके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम तफ़सील से देखेंगे कि भाई फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। उसके बाद फ़ैसला करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वक़्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान। एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें मिडल ईस्ट मूव होना चाहिए या फिर हमें कनाडा की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ पे असरअंदाज होते हैं कि आपकी फैमिली का साइज़ क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तबके से बिलोंग करते हैं, आपका मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, फाइनेंशियली। तो ये सारे फैक्टर्स इस पे असरअंदाज होंगे। बारी बारी सारी चीज़ें देखते हैं। नंबर वन, कुछ चीज़ें हम मिडल ईस्ट के बारे में क्लियर कर लेते हैं। मिडल ईस्ट एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। जब भी मैं मिडल ईस्ट की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दुबई, यूएई आता है। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो मिडल ईस्ट आपके लिए एक बेहतरीन जगह है मूव होने के लिए। फैमिली के साथ भी आप इजीली मूव हो जाते हैं। जब आपकी अर्निंग अच्छी होती है आप इजीली वहाँ चले जाते हैं। कोई वीज़ा प्रोसेसिंग, कोई इमिग्रेशन, कोई इस तरह वाला चक्कर ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आपको पीआर नहीं मिलती, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती मिडल ईस्ट में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम कनाडा को डिस्कस करें तो इस मामले में कनाडा इज़ बेटर। आप वहाँ जाते हो, चाहे वो किसी भी थ्रू चले जाओ, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू चले जाओ, प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू चले जाओ। अगर तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाके जाते ही पीआर ले लेते तो पीआर के तकरीबन तकरीबन 3 साल के बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, सिटीजनशिप मिल जाती है। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं या वहीं भी रहना चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी आपको मिडिल ईस्ट में मिलती है। दूसरी बात, अगर एक शख्स जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या इवन मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए कनाडा जाना एज़ कम्पेयर टू मिडिल ईस्ट मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मिसाल के तौर पे अगर मैं सबसे आसान मेथड की बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जब मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करता हूँ, तो वो बेचारे 35-35 साल की उम्र में तो शादियाँ करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स 35-37-38 साल का हो गया, अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कनाडा के मूव होने के बारे में सोचे और वो कहे ठीक है यार, मैं विज़िट वीज़ा लेके चला जाता हूँ, वहाँ जाके कोई जॉब बाय कर लेता हूँ, इतने पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए। तो फिर नंबर वन, एक्सप्रेस एंट्री से तो वैसे ही बाहर हो गया, प्रोविंशियल नॉमिनी से भी तकरीबन बाहर हो गया। अब उसके पास वाहिद ऑप्शन है कि भाई वो विजिट वीज़ा लेके जाए, वहाँ जाके नौकरी शोकरी ढूंढे, उसके बाद 1 साल वहाँ नौकरी करे, उस नौकरी की बेस पे पीआर ले, पीआर के बाद वो सिटीजनशिप पे जाए। पैसे नहीं होंगे, जलालत है, ख्वारी है, 1 साल आपको नौकरी करनी है, जिस तरह की भी नौकरी मिले, लेकिन फ़ायदा एक ही है, पासपोर्ट। आपके पास जब पासपोर्ट आ जाता है फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ मिडल ईस्ट के, और यहाँ पर अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, जो कि यहाँ पर हमेशा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, अगर आप टैलेंटेड हो तो यहाँ पर अगर आपको मौका मिल जाता है, आप अच्छी जॉब पे लग जाते हो, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है मिडल ईस्ट में। अब फैमिली मूव करने के बारे में बात करते हैं दोनों साइड पे। अगर तो आप विजिट वीज़ा लेके कनाडा जा रहे हो तो आप फैमिली को नहीं लेके जा सकोगे क्योंकि अच्छा खासा खर्चा है। यहाँ तो आप फाइनेंशियली बहुत तगड़े हो तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूँ मिडल ईस्ट की, कोई मसला नहीं है, आपकी यहाँ जॉब लगती है, अच्छी जॉब लग जाती है, 10-12 हज़ार दिरहम की जॉब लगती है, आप अपने बीवी बच्चों को उठाते हो और ले जाते हो। मैक्सिमम चंद दिनों का प्रोसेस है, आप सिर्फ अप्लाई करते हो कि भाई मैंने अपनी फैमिली को बुलवाना है, उनका भी 2 साल का वीज़ा लगता है और वो बआसानी वहाँ पर मूव हो जाते हैं। तो आपके लिए मिडल ईस्ट मूव होना ईजी है। अब मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ जो मेरे पास आते हैं मशवरा लेने के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, और जब मैं उनकी असेसमेंट करता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई आपकी जेब में पैसा कितना है। वो कहते हैं सर मेरे पास तकरीबन है कोई 15-20 लाख रुपया। अब जिसके पास 15-20 लाख रुपया हो, मैं उसे कभी कनाडा मूव करने का मशवरा ही नहीं दूंगा। क्यों? नंबर वन, जिसके पास 20 लाख रुपया है तो जाहिर बात है वो 6 महीनों से उसने तो कंसिस्टेंटली बैंक में भी नहीं रखा होगा। अब विजिट वीज़ा पे अगर आप जाते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी होनी चाहिए ताकि आपको विजिट वीज़ा एम्बेसी इजीली दे दे। सेकेंडली, अगर मैं उसे एक्सप्रेस एंट्री की बात करूँ तो जब मैं उसकी एज देखता हूँ तो पता चलता है यार ये 34 साल का बच्चा है या 35 साल का बच्चा है। सेकंड पे जब मैं उसकी एजुकेशन देखता हूँ, सर मास्टर्स भी नहीं किया हुआ।
तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर तरीके से पीआर जो उसका जेन्युइन तरीका है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, पीएनपी के थ्रू, वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो विजिट वीज़ा लेके जाए फलाना फलाना। मैं विजिट वीज़ा की बात करूँ, टिकट देखो अराउंड 8 लाख के करीब तो उसकी टिकट है। चलो भाई 8 लाख 20 लाख में से निकल गया। वीज़ा एक्सपेंस भी लगा लो, $500 ही मोटा मोटा लगा लो, वो भी निकल गया। अब मुझे एक बात बताएं, 10 लाख तो तकरीबन उसका इसी चीज़ में निकल गया, पीछे रह गया 10 लाख रुपये। अब उसने वहाँ रहना है, अब जाते तो जॉब नहीं मिलेगी उसे। चलो मान लिया जी, उसने जाके कोशिश करनी शुरू कर दी, ऑनलाइन उसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, उसको 1 महीने बाद जॉब मिल गई। अब 1 महीना वहाँ पर कनाडा में रहना, खाना पीना रहाइश, उसका तो 5 7 8 लाख रुपए लग गया। अब मिसाल के तौर पर महीने बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती और अब वो वापस आने के बारे में सोच रहा है, तो अब जब वो वापस आएगा ना, तो उसकी जेब बिल्कुल खाली होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप रिस्क फ्री होना चाहते हो तो ये होता है कि आप वहाँ पर जाओ, खुद जॉब ढूंढो, नहीं मिलती तो किसी एजेंट से जॉब खरीद लो, ठीक है। वो जो खरीदने वाली गेम होती है वो फिर लंबी है, 20,000 से $50,000 वो चार्ज करते हैं और आपको जॉब वो मिल जाती है LMI अप्रूव। लेकिन किसके पास है भाई $20,000? जिसके पास है ही तो 20 लाख रुपया, तो मैं तो उसे कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर वो कहता है सर मैंने निकलना है पाकिस्तान से, मैंने यहाँ नहीं रहना, ठीक है, मेक सेंस। अब उसके पास आ जाता है मिडल ईस्ट के ऑप्शन। मैं उसे कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप यहाँ से बैठ के भी अप्लाई करो मिडल ईस्ट में जॉब्स के लिए, जो कि तकरीबन मुश्किल होएगा आपको यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जब नंबर लगाओगे, वो पाकिस्तानी नंबर लगाओगे, किसी भी एम्प्लॉयर का दिल नहीं करता कि पाकिस्तानी नंबर पे कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऐसा स्किल हो जो कि उन्हें यूएई में मिल ही नहीं रहा, ठीक है। यूएई में सारा स्किल मौजूद है और उन्हें ईजिली मिल जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप विजिट वीज़ा पकड़ो और चले जाओ यूएई के अंदर। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, टिकट बहुत सस्ती है, लाख सवा लाख, सीजन में चले जाओ 1.5 लाख रुपए की टिकट मिल जाएगी। रिटर्न टिकट की बात करूँ, रहना सहना अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे 1000 1500 दिरहम में आप वहाँ पे रह सकते हो। खाने पीने की बात करूँ 1000 दिरहम, वो भी लगा लो, 2500 दिरहम ये हो गया, सवा लाख रुपए की टिकट होगी। अगर मैं 2500 दिरहम को मैं कन्वर्ट कर लूँ, आज का जो रेट है तकरीबन 80 के हिसाब से चल रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, कनाडा से आधे खर्चे में आप दुबई में 1 महीना गुजार लोगे। अब जब आप वहाँ चले जाओगे, आपके पास वहाँ की सिम होगी और आप वहीं पर मौजूद होगे, उस सिम की बेस पे अपनी सीवी में अपडेट करोगे नंबर और आप अपनी सीवीज फ्लोट करना शुरू करोगे ऑनलाइन, लिंक्डइन पे हो गया, आप इंडीड पे हो गया, गल्फ टैलेंट पे हो गया। जब वहाँ पे आप करोगे, कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपको कॉल करेंगे, आपके यूएई नंबर पे कॉल आएगी कि सर आ जाओ इंटरव्यू दे लो। आप जाते हो, टैक्सी पकड़ते हो, जाके इंटरव्यू दे आते हो। आप डेली डेली कुछ ना कुछ आपको कॉल्स आती रहती हैं, ठीक है। अगर आपकी सीवी तगड़ी है तो वहाँ पर अगर आपका क्लिक कर जाते हो, तो जाते ही चलो जी, आप बिल्कुल फ्रेश हो तो कम से कम आपको 4 5 हज़ार दिरहम की जॉब लग जाती है। अगर आपने लाइक ग्रेजुएशन की है, 4 हज़ार दिरहम तो लग गया, बहुत भी आप माड़े हो तो 3 हज़ार लगा लो। घुस गए इंडस्ट्री में, जो आपका खर्चा हुआ था 1 महीने में, वो समझो आगे फ़ौरन आपका 2500 दिरहम खर्चा हुआ था, वो 3 हज़ार दिरहम मिला, चलो आप ब्रेक इवन पे आ गए। अब उसके बाद आपने चीज़ें मैनेज करनी है, अपनी स्टार्ट करनी है। अब आपके पास और फैसिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप पार्ट टाइम काम भी करते हो, सारा कुछ करते हो, अमेज़न आता है, ई-कॉमर्स आता है, आप वो करते हो, और कोई आपके पास स्किल है आप वो करते हो। तो कहने का मतलब ये 3 हज़ार दिरहम शुरू में रहती है, 2 3 महीने बाद 3 हज़ार को आप 6 हज़ार पे कन्वर्ट करते हो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप इसको 10 हज़ार पे लेकर आते हो और विद इन 2 3 ईयर्स आप इसको 15 हज़ार दिरहम पे ले आते हो। 15 हज़ार दिरहम इज़ नॉट अ बैड सैलरी। एलीट क्लास की सैलरी वहाँ पे कंसिडर होती है 15 हज़ार दिरहम, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका स्किल बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ ऑफ सैलरी ये मिडल ईस्ट में ज़्यादा है। आप एक कंपनी आपको ग्रो नहीं भी होने दे रही, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू होती है, आपको माहौल पता चलता है कि यार मिडल ईस्ट में अगर सर्वाइव करना है ना, तो मुझे ये काम करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके रास्ते खुलते जाते हैं और ईजी फ्रेंडली आपको वहाँ पर पाकिस्तानी मिलते हैं, इंडियंस मिलते हैं। लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ बिग डील, कनाडा में भी नहीं है। आपको ज़्यादा इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश तो आप बोल ही लोगे। तो कहने का मतलब ये दोनों फैक्टर्स हैं। कनाडा जाना है, जेब भारी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपने मिडल ईस्ट जाना है, आप मेहनती होने चाहिए, उधर भी मेहनत चाहिए, इधर भी मेहनत होनी चाहिए। सीधी सी बात है भाई, पासपोर्ट चाहिए तो कनाडा का रास्ता है, पैसे कमाने तो इधर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर लेना पासपोर्ट है लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ यार इधर से होके चले जाओ, जाओ मिडल ईस्ट, 3 4 5 साल रगड़ा खाओ, पैसे कमाओ, स्टेटमेंट तगड़ी करो, वहाँ से विजिट पकड़ो, कनाडा चले जाओ, ठीक है। चलो 4 साल नहीं लगाने, 2025 तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हो, पीआर अपने वर्क परमिट ले सकते हो विदाउट एग्जिट, कोई मसला नहीं है। 2025 तक आपके पास टाइम है। अभी भी अगर आप मिडल ईस्ट जाते हो, आपके पास 2 साल हैं, आप इतने पैसे कमा लोगे, बैंक स्टेटमेंट तगड़ी कर लोगे कि आप कनाडा आगे मूव कर सकते हो। कोई पता नहीं 2025 में कैनेडियन गवर्नमेंट फिर इसको एक्सटेंड कर दे, जैसे उन्होंने पहले 2023 में कहा था कि 2023 फरवरी में ये स्कीम खत्म हो जाएगी कि विजिट वीज़ा को आप कन्वर्ट कर सकते हो वर्क परमिट में।
हो सकता है 2025 में भी उनकी ज़रूरियात पूरी ना हो और फिर कहें यार अब 2027 तक हम इसको एक्सटेंड करें, यू नेवर नो। लेकिन हम 2025 को ज़हन में रखते हैं, पैसे कमाओ, नोट इकट्ठे करो, स्टेटमेंट तगड़ी करो, विजिट वीज़ा पे जाओ, फिर वहाँ पे जाके 1 साल ख्वारी काटो, फिर ये सारी चीज़ें हैं। सो फैसला आपका है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी के किस फेज़ में हो, आपका एज ग्रुप क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपका फ़ैसला लेने में कि आपको मिडल ईस्ट जाना है या आपको कनाडा जाना है। ब्लाइंडली किसी के पीछे लग के यार कनाडा चला जा, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ तो हर जगह है। आपने देखना कि मेरा सर्वाइवल कहाँ पर है। जब आप प्लानिंग करके चलते हो ना, तो फेलियर के चांसेस कम होते हैं। बाकी तो कामयाबी नाकामी ये अल्लाह का काम है। हमारा काम है कोशिश करना, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी अक्ल दे दी है कि भाई थोड़ा सोच लो, गौर व फिक्र करो। तो गौर व फिक्र करके कदम उठाओगे, आपके लिए बहुत आसानी होगी। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।